नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं जो कि यूपी ट्रिपल एससी के कई परीक्षाओं में वीडियो, लेखपाल व अन्य परीक्षाओं में पूछे जाएंगे व यूपी एसआई यूपी के किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम जैसे यूपी टेट हुआ या सुपर टेट हुआ, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा आपके पेपर में। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उन तक आप ये वीडियो शेयर करिएगा। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है 41। इससे पहले मैंने आपको 2 प्रैक्टिस सेट बनाए जिसमें मैंने आपको 40 क्वेश्चंस कवर करवाए। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हिंदी प्रैक्टिस सेट का लिंक और मैंने ग्रामीण परिवेश कवर करवाया है उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? ए ड, बी या, सी सा या डी टा। तो जैसे कि इसमें उत्तर दिया हुआ है आपका, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह आपका अंतःस्थ व्यंजन है। मैंने अंतःस्थ व्यंजन को आपको बताया था कि ये 4 होते हैं। अब आप लोग बताइए कि वह 4 व्यंजन कौन से होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपना आंसर दे दी जाइए। या, र, ल और वा, ये 4 जो वर्ण है यह आपके अंतःस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ए दंत, बी मूर्धा, सी दंत या डी कंठोष्ठ। 2 ऑप्शन आ गए हैं, सेम है, तो इस ऑप्शन को चाहे तो आप काट भी सकते हैं एक ऑप्शन को। तो इसमें आपका जो ए है वो आपका नहीं होगा क्योंकि दंत से आपकी ये ओ नहीं बोला जाता है। और बाकी आपका मूर्धा है और कंठोष्ठ है। तो यह जो व्यंजन स्वर है आपका, यह है आपका कंठ प्लस ओष्ठ, इन 2 जगह से उच्चारण आपका आता है। आप ओ को जब बोलेंगे तो आपका कंठ से भी आवाज़ आएगी और आपके जो लिप्स हैं, ओंठ हैं, वहाँ से भी आपको लगेगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, कंठोष्ठ। अगला प्रश्न है 43, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये सभी मैं वर्णमाला की आपको कवर करवा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको जितने भी प्रश्न आएंगे उसके साथ साथ मैं आपको चीज़ों को याद करवाती जाऊँगी जिससे आपकी वर्णमाला के सारे प्रश्न तैयार हो जाएं। ए तालु, बी मूर्धा, सी ओष्ठ या डी कंठ। तो यदि मैंने जो याद करवाया था क, च, ट, त और प, अगर आपने कचट तप याद कर लिया है तो का मैंने बताया था कंठ है, इसकी ध्वनि क्या है? कंठ है। और मैंने इससे दूसरे की क्या बताई थी? तालव्य बताई थी। अगर आपको ये याद हो जाते तो बहुत अच्छा है। और मैंने टा की क्या बताई थी? मूर्धा बताई थी। इसी तरह मैंने ता की कौन सी ध्वनि बताई थी? दंत बताई थी। और लास्ट में पा की मैंने ऊंट बताई थी। तो ये 5 ध्वनियाँ हैं। यदि आप इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप देख रहे हैं चा जो है सेकंड नंबर पे आ रहा है, यानी कि क्या है? तालव्य आ रहा है। तो तालव्य आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तालु, आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग याद रखिए कि कचट तप, और इधर आप लोग ये सीक्वेंस याद रखिए कि कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत एंड ओष्ठ। इस तरह से अगर आपको याद रहेगी तो आप वर्णमाला के किसी भी प्रश्न को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, वो आपका प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही है, चा और छा का स्थान तालु है। अगला प्रश्न है, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की ए, बी अरबी फारसी की या सी अंग्रेजी की या डी दक्षिण भाषाओं की। तो नीचे आप लोग जो देख रहे हैं, का के नीचे यहाँ पे बिंदी लगी हुई है, गा के नीचे यहाँ बिंदी लगी हुई है। इस तरह के जो वर्ण हैं वह अरबी फारसी में यूज़ किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कभी भी आपको अगर प्रश्न में किसी भी जगह यहाँ पे ऐसे बिंदी लगी हुई आपको दिखे, गा या जा या फा के नीचे, तो वह आपका अरबी फारसी से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45, तालव्य व्यंजन कौन सा है? अब मैंने अभी आपको पूर्व में बताया है, अब मैं दोबारा से आपको नहीं बताऊंगी। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर स्वयं दीजिए। ए द, ट, ड, ढ, च, छ, ज, झ, त, थ, द, थ या म, फ, ज, फ, भा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों ने मुझे उम्मीदें दे दिया होगा, तो ये प्रश्न मैंने अभी कुछ ही देर पहले डिस्कस किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 46, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? अर्थात इन्होंने घोष या सघोष नहीं है, यानी कि अघोष है। ए रा, बी
ला, सी ता या डी डा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही है। जो ता है वह आपका घोष या सघोष नहीं, वह कैसा वर्ण है, वह आपका अघोष है। अघोष की मैंने आप लोगों की एक कोड बताया था, वह क्या है, वह है 12। और घोष या सघोष का क्या था, 345 था। ये कोड आप याद रखिए, आपके क्वेश्चन कभी नहीं गलत होंगे। तो पहली या दूसरी लाइन में यानी कि जो भी आएगा तो वह आपका क्या होगा, अघोष होगा। तो ता और था यानी ता जो है वो पहली रो में आता है, ना कि रा ना ला, और डा जो है वह पांचवी में ही। इसका मतलब क्या हुआ, यह घोष है और ता हमारा अघोष है। यही प्रश्न पूछा था इन्होंने। अगला प्रश्न है 47, किस शब्द में र शब्द नहीं है, ए कृपा, बी कृष्ण, सी दृष्टि या डी आज। बहुत ही आसान प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों ने दे दिया होगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है। आज में ऋ शब्द का यूज नहीं हुआ है। री एक कैसा है, यह स्वर है, ये भी आप याद रखिएगा अलग से कि री व्यंजन नहीं है, री एक स्वर है जो जिसमें कि आप देखते हैं नीचे इस तरह से ऋ लगता है। अगला प्रश्न है 48, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुस्वार या अयोग बहा या विसर्ग, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए वर्णमाला में। ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, बी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, या सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या डी व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो इस प्रश्न का उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वर के बाद में जो नासिक की ध्वनियाँ आती हैं उनको ही अनुस्वार कहा जाता है। जैसे आप लोग जब अंग की बूंदी यहाँ ऊपर लगाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये अनुस्वार है। और विसर्ग किसको कहते हैं, विसर्ग आप जैसे कि आप किसी भी शब्द के पीछे आ के पीछे इस तरह से लगा दिए, ये आपका विसर्ग हुआ। और इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, इन दोनों को मिला के अयोगवाह कहा जाता है। आपका प्रश्न बनता है कि अयोगवाह कितने होते हैं, तो अयोगवाह 2 होते हैं। और अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। इनकी पहचान जो होती है, जो अनुस्वार है वह उसमें नासिक के ध्वनियों में यूज होता है, वो भी स्वर के बाद आता है। ये बहुत आप याद रखिएगा कि स्वर के बाद वाली ध्वनियाँ, ना कि आप व्यंजन के बाद वाली। अगला प्रश्न है 49, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, ए तालव्य, बी मूर्धन्य, सी दंतोष्ठ या डी कंठोष्ठ। जब कभी आपको ये समझ में ना आए कि ये किस प्रकार के वर्ण हैं या इनकी ध्वनि कैसी है, तो आप उसको 2-3 बार बोलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप ओ और औ को बोलेंगे तो इसमें देखिए आपका ओठ का तो प्रॉपर यूज़ हो रहा है। जब ओ और औ बोलते हैं तो आपके लिप्स जो हैं पूरे खुलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि और किसका यूज हो रहा है। जैसे कि दंत के साथ में ओष्ठ है और कंठ के साथ में ओष्ठ है, तो आपके 2 ऑप्शन यहाँ से कट जाते हैं। आपके इन दोनों में से ही ऑप्शन हो सकता है। तो ये इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि कंठ ओष्ठ, यानी जो आवाज़ आ रही है ओ और औ की, वह कंठ और प्लस ओष्ठ के द्वारा आ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है 50, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, ए 50, बी 52, सी 54 या डी 55। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह फ्रेंड्स 52 है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोगों को बचपन से याद करवाया गया होगा। अगला प्रश्न है 51, स्वर ध्वनि के प्रकार है, ए दीर्घ, बी प्लुप्त, सी ह्रस्व या डी उपर्युक्त तीनों। अब यदि आप लोगों ने वर्णमाला का पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको स्वर के भी प्रकार बताए गए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ये याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो वह 3 होते हैं। और तीनों में से कौन कौन सा होता है, आपका दीर्घ भी होता है, ह्रस्व भी होता है और प्लुप्त भी होता है। ये 3, जैसे यदि आप ओम लिखेंगे तो ओम जो है ना उसमें जो है वह प्लुप्त आएगा। तो आपका जो ऑप्शन है डी वह सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से तीनों। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है फ्रेंड्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके वीडियोस का। और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी, जो प्रैक्टिस सेट मैंने पहले करवाए हुए हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैं टेलीग्राम चैनल का भी आप लोगों को लिंक दे दूँगी, जहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं डेली PDF डाल देती हूँ और इम्पॉर्टेंट MCQs भी उस पर रोज़ आते हैं, तो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं ईजिली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वाव वर्ण का वैशिष्ट्य है, ए ओष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, अघोष,
निर्नुनासिक, या बी दंतोष्ठ स्पर्श अल्पप्राण घोष निर्नुनाशक, या सी दंतोष्ठ स्पर्श संघर्षी अल्पप्राण अघोष व निर्नुनासिक, या डी ओष्ठ स्पर्श महाप्राण सघोष या निर्नुनासिक। अब इसके बहुत बड़े बड़े ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, शायद आप लोगों को इसमें से कुछ चीज़ें समझ में ही ना आ रही हों कि अल्पप्राण क्या होता है, अघोष क्या होता है, स्पर्श क्या होता है, ओष्ठ क्या होता है, या निर्नुनासिक क्या होता है। ये सभी मैं चीज़ें आप लोगों को बता चुकी हूँ। पूर्व के जो मैंने प्रैक्टिस सेट जो मैंने बनाए हैं, उन सभी में मैंने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे पहले के वीडियोज़ देख लें। तो इस प्रश्न का उत्तर है फ्रेंड्स बी। अब बी कैसे हो जाता है, जब आप वाक को बोलेंगे तो वह द्योष्ठ से बोला जाएगा और यह एक स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी मैंने आपको बताया था टोटल 27 होते हैं, लेकिन जब आप 5-5 की रो बनाएंगे तब ऐसे 25 होंगे। और ये क्या है, ये एक अल्प प्राण है। अल्प प्राण और महाप्राण का मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि जब आप बोलते हैं तो वायु का जिसमें अधिक प्रयोग हो वह महाप्राण है, और जिसमें वायु का कम प्रयोग हो वह अल्प प्राण है। और घोष की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 345 कोड है। तो ये जो वा है ये तीसरे नंबर पे आता है। तो इस तरह से ये घोष भी हो जाता है और निर्नुनासिक भी हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 53, निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा कहलाता है? ए या व वा, बी पा, या सी रा, या फिर डी ला। तो जैसा आप लोगों को इसमें उत्तर दिख रहा है कि जो आपका या व ऑब्लिक करके वा लिखा हुआ है, यह आपके अर्ध स्वर हैं। यानी आपका स्वर में भी इनको गिना जा सकता है व व्यंजन में भी गिना जा सकता है, इसीलिए इसको अर्ध स्वर बोला है। बाकी ये जो तीनों हैं वह आपके व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किसके संबंधित हैं? ए पहला दूसरा, बी दूसरा तीसरा, सी दूसरा चौथा, या डी पहला चौथा। अब आपसे इन्होंने वही कोड पूछा है कि महाप्राण का कोड क्या होता है व अल्प प्राण का कोड क्या होता है। तो मैंने आप सभी लोगों को ये रटवाया हुआ है कि अल्प प्राण जो है वह आपका क्या होगा, पहला होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा, फिर चौथा छोड़ के फिर पाँचवा। यानी जो 135 है वह आपका अल्प प्राण का है। ये कोड आप याद रख लीजिए सारे, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और जो महाप्राण है ये जो आपका पूछा गया है, इसका कोड कितना है? इसका कोड है दूसरा व चौथा। यानी कि आपकी जो लाइन के दूसरे व चौथे वर्ग के जितने भी हैं वह आपके महाप्राण होंगे। जैसे अगर आप का के बाद में गा बोले, का के बाद में खा बोलेंगे, खा आपका दूसरे पे आता है, तो खा में आपकी अधिक वायु यूज हो रही है, इसीलिए वह क्या है, महाप्राण है। लेकिन का आपका कैसा वर्ण है, यह आपका अल्प प्राण है। इसी तरह से अगर आप ता के बाद में था बोलेंगे तो वह आपका कैसा है, महाप्राण है। चलिए अगला प्रश्न 55, भाषा की सार्थिक लघुत्तम इकाई है? ए शब्द, बी पद, सी ध्वनि, या डी वाक्य। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, ये चीज़ आप याद रखिए, इन्होंने लघुत्तम की बात की है, जो सबसे छोटी इकाई हो। तो वह आपकी शब्द नहीं होगी, पद नहीं होगी, वह आपकी ध्वनि होगी। जो ध्वनि है वह सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई है। अगला प्रश्न है 56 क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अब जैसे मैंने आप लोगों को भी इसका कोड बताया था अल्प प्राण का और महाप्राण का। तो अल्प प्राण का जो कोड था वो 135 था, यानी 135 था। यानी कि वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होगा वह आपका अल्प प्राण होगा और दूसरा हो जाता महाप्राण होगा। तो आप इसमें देखिए, ख है, था है, चा है एवं फा है। अब ये सारे आपको याद होने चाहिए। जैसे कि आप का के बाद में खा आएगा, यानी ये आपका दूसरे पे है, तो ये आपका ऑप्शन कट जाता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये महाप्राण है। उसके बाद ता के बाद में था आता है, ये भी आपका क्या है, सेकंड पे, तो ये भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि ये भी महाप्राण है। उसके बाद चा छा, यानी चा जो है वह हमारा क्या आ रहा है, पहले पे आ रहा है। और इसका कोड क्या मैंने बताया था, अल्प प्राण का 135, यानी पहले, तीसरे, पाँचवें पे जो आएंगे वह हमारे अल्प प्राण होंगे। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह एकदम सही हो जाता है। और लास्ट आपका ऑप्शन क्या था, फा, यानी कि ये भी आपका दूसरे पे आता है, तो ये आपका ऑप्शन कट जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 57, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? अब कई सारे ये व्यंजन दिए हुए, इसमें से एक स्पर्श व्यंजन नहीं है। ए का, बी चा, सी टा, या डी या। यदि आप लोग को मैंने जो ट्रिक बताई थी कचट तप,
याद होगी तो इसमें आप उसको आसानी से कट कर सकते हैं कि स्पर्शी व्यंजन कौन सा है। तो जो का है वह भी स्पर्शी है, चा छा ये भी एक स्पर्शी है, और ट ठ ये भी आपका स्पर्शी है। लेकिन जो आपका या है यह स्पर्शी व्यंजन नहीं, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। मैंने आप लोगों को याद करवाया था ना, ऊष्म स्पर्शी नहीं बल्कि अंतःस्थायी व्यंजन। मैं गलत बोल गई। यह आपका जो य र ला वा है, ये चार तरह की ध्वनियाँ य र ल और वा, ये चारों आपकी कैसी ध्वनियाँ है, ये अंतःस्थायी व्यंजन है। तो ये स्पर्शी व्यंजन नहीं हो सकते। अब बाकी आपके जो तीनों है वह स्पर्शी व्यंजन है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 58, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ए क ख, बी य र, सी च छ या डी ट ण। तो आपको जैसे कि मैंने बताया है, कंठ ध्वनियाँ याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि का से आप याद कर सकते हैं। का से कंठ लिखा है ना, तो कंठ से आप का को पकड़िए, तो आपका का और खा जो है वह कैसी ध्वनियाँ हो जाएंगी? कंठ ध्वनियाँ। इसीलिए यार अलावा अभी आपको मैंने बताई थी वह कैसी है, वह अंतःस्थ व्यंजन है। और चा छा मैंने आपको जो बताया था वह कौन सी ध्वनियाँ हैं? तालव्य ध्वनियाँ हैं यह सब। चलिए अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहेंगे? ए शब्द समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को या डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ये मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में सेम क्वेश्चन मैंने कवर करवाया है, तो इसीलिए आप सभी इस क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही है कि वर्णमाला जो है वह एक समूह तो होता है, लेकिन वह क्या व्यवस्थित समूह होता है। ये नहीं कि छोटा आ के बाद में बड़ा आ तो आता ही है, ऐसा नहीं हो सकती बड़ा आ पहले आ जाए और छोटा आ बाद में आए। अगर ऐसा हुआ तो ये क्रम बिगड़ जाएगा, ये व्यवस्थित समूह नहीं रहेगा, ये सिर्फ एक समूह बन जाएगा। तो जो व्यवस्थित समूह है उसको ही वर्णमाला कहेंगे। अगला प्रश्न है और इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है। यदि आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोग जैसे घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, ऐसे और भी घर बैठे लोग सभी लोग तैयारी कर सके फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको आप शेयर करिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी की सा ध्वनि कैसी है? ए मूर्धन्य, बी तालव्य, सी दंते या डी ओष्ठ। तो मैंने आप लोग को तीनों तरह के शाह बताए थे। ये वाला शाह बताया था, ये सा बताया था और ये वाला शाह बताया था। अब मैं आपको तीनों के बारे में बताती हूँ। जो आपका ये वाला सा है यह मूर्धा सा है, ठीक है। और ये वाला जो सा है वह आपका तालव्य सा है। क्वेश्चन में यही पूछा है आपसे। और जो आपका ये सा से सरल वाला सा है यह है आपका वर्धन्य सा है, वर्तन्य सा है। तो आप तीनों ही सा के बारे में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तीनों सा के बारे में वो पूछ लेते हैं कि ये किस, इसकी जो ध्वनि है वो किस स्थान से है, या फिर ये पूछ लेंगे यह घोष है अघोष है क्या है। तो यह सभी अघोष हैं, याद रखिएगा, यह सभी अघोष वर्ण है। तो आपका जो ये वाला सा पूछा गया है यह किस में आ रहा है? आपका बी यानी तालव्य में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।